एक दिन सन 2000 एक दिन सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे। तभी रास्ते में किसी ने सवाल किया कि तुम्हारे राज्य का नाम क्या है। तो हमने तपाक से जवाब दिया, बिहार। तभी वे लोग ठहाके मारकर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपके राज्य का नाम है झारखंड। जी दोस्तों, ये तारीख थी सन 15 नवंबर सन 2000 की। शायद चौथे या पाँचवीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। तो आज ही के दिन झारखंड नाम का एक राज्य अस्तित्व में आया, जो कि बिहार से अलग हुआ था। बिहार के यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बिहार का 45% प्रतिशत क्षेत्रफल झारखंड और शेष 55% क्षेत्रफल आज का बिहार है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, यह है अड्डेबाजी और इसमें आज हम लोग बात करेंगे झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड राज्य और इसका गठन और गठन का जो मकसद था, उसके उद्देश्य था, वो कहाँ तक पूरा हुआ, इन पर बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो चलिए आज पहले झारखंड पर एक छोटा सा परिचय हो जाए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो झारखंड आंदोलन की जहाँ तक बात है तो झारखंड आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र, जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ शुरू होने वाला एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। अंततः बिहार पुनर्गठन बिल के 2000 में पास होने के बाद इसे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। झारखंड आंदोलन 1845, यदि झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जब 1845 में पहली बार यहाँ ईसाई मिशनरियों के आगमन हुआ तो इस क्षेत्र में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन और उथल पुथल शुरू हुआ। आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा ईसाइयत की ओर आकृष्ट हुआ। क्षेत्र में ईसाई स्कूल और अस्पताल खुले, लेकिन ईसाई धर्म में बृहद धर्मांतरण के बावजूद आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्थाएं भी कायम रखी और ये द्वंद्व भी कायम रहा। क्योंकि अब दूसरी एक और बात है कि झारखंड खनिज पदार्थों से संपन्न प्रदेश होने का खामियाजा भी भुगत रहा था। आदिवासियों को झुकाते रहना पड़ा इसका खामियाजा, खासकर सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा आदिवासियों को चुकाना पड़ा। उनका कई बार माइग्रेशन हुआ, कई बार वो पलायन करना पड़ा उनको। यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। यहाँ भारत का कुल लगभग 40% प्रतिशत जो खनिज है वो प्राप्त होता है, जिसमें कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा बॉक्साइट्स, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि भी पाए जाते हैं। यहाँ कोयले की खुदाई पहली बार 1856 में शुरू हुआ और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई। इसके बावजूद कभी इस क्षेत्र की प्रगति पर ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र में चाहे जिस पार्टी की भी सरकार रही हो, ऐसा माना जाता है कि उसने सिर्फ इसके दोहन के बारे में ही सोचा। इस इलाके का डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद व्यवस्थित रूप से चूंकि औद्योगिक विकास पर काफ़ी बल दिया गया, जो बाहरी उद्योगों पर केंद्रित थी, जिसके लिए खनिजों की खुदाई एक जरूरी हिस्सा थी। समाजवादी सरकारी नीति के तहत भारत सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की जमीनें बगैर उचित मुआवजे के अन्य हाथों में जाने लगी। दूसरी तरफ सरकार का यह भी मानना था क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं है, इसलिए वहाँ औद्योगिकरण न सिर्फ राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है बल्कि स्थानीय विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन औद्योगिकरण का नतीजा हुआ कि वहाँ बाहरी लोगों का दखल और भी बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम के लिए वहाँ आने लगे। इससे वहाँ स्थानीय लोगों में असंतोष की भावना उभरने लगी और उन्हें लगा कि उनके हाथ से नौकरियां जा रही हैं या फिर उनके साथ नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा है। 1971 में बनी राष्ट्रीय खनन नीति भी इसी का परिणाम था। राजनीतिक स्तर पर 1938 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन हुआ, जो पहले आम चुनाव में सभी आदिवासी जिलों में पूरी तरह से दबंग पार्टी रही। ये दोस्तों 1938 में जो जयपाल सिंह के नेतृत्व में जो पार्टी पर यानी कि ये जो जयपाल सिंह हैं, ये वही जयपाल सिंह हैं। जयपाल सिंह मुंडा इनका पूरा नाम है। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे और ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, जो कि एक गोल्ड मेडल विनिंग टीम थी। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना जब 1950 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उसके समक्ष भी इसकी मांग की गई, लेकिन तत्कालीन बिहार के अलावा उड़ीसा और बंगाल का भी क्षेत्र शामिल था।
आयोग ने उस क्षेत्र में कोई आम भाषा न होने के कारण झारखंड के दावे को खारिज कर दिया। 1950 के दशक में झारखंड पार्टी बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी दल की भूमिका में रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी शक्ति में क्षय होना शुरू हुआ। आंदोलन को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा जब 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप छोटा नागपुर क्षेत्र में कई छोटे छोटे झारखंड नाम वाले दलों का उदय हुआ और आमतौर पर वो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करती रही और अलग अलग मात्राओं में सफलताएं भी हासिल की। लेकिन अब बात करते झारखंड आंदोलन के एक अगले चरण की। तो यहाँ पर 1986 में एक पार्टी का गठन होता है जिसे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन कहा गया है या आजसू। लेकिन उससे पहले एक विनोद बिहारी महतो ने, जो कि 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, अब चूंकि उनका जो रवैया था कि राष्ट्रीय स्तर के दलों से, उनको लगा कि नहीं, कि इससे हमारा हित नहीं जुड़ा है, ये राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय दल हमारा भला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वहाँ से अलग होकर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक का एक दल बनाया, जिसके अंतर्गत अलग अलग बहुत सारे आंदोलन हुए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि उसका सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें। और हालांकि वो योगदान बहुत हद तक दिखता भी है कि आज़ादी इसके झारखंड आंदोलन के लिए, और इस पर हालांकि कई बार सवाल भी किए जाते हैं। खैर वो एक अलग राजनीतिक मुद्दा है। तो अब चलिए देखते हैं झारखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत के उत्तर में स्थित या उत्तर पूर्व में स्थित यह राज्य, उत्तर पूर्व नहीं कहेंगे इसे, उत्तर में है या उत्तर में स्थित यह राज्य चतुर्भुज आकार का है, जैसा कि जिसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर एवं लंबाई उत्तर से दक्षिण इसकी 380 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। सीमावर्ती राज्य उत्तर में, इसके जो सीमावर्ती राज्य जो है उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3,29,88,134 है। यहाँ का लिंगानुपात 949 है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व लगभग 414 है, परंतु इसमें काफ़ी विविधता है, क्योंकि राज्य में कहीं कहीं काफ़ी सघन आबादी है तो कहीं वन प्रदेश के कारण जनसंख्या कम है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। झारखंड के मुख्य रूप से खनिज संपदा के परिपूर्ण राज्य माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हिस्से में, जहाँ हम लोग बात करेंगे इस पर कि झारखंड राज्य के बनने का और फिर बनने से क्या क्या फ़ायदे हुए, या फिर जो उनका जो मकसद था वो कहाँ तक पूरा हुआ। चलिए। नमस्कार, अड्डेबाजी के आखिरी यानी दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं राकेश जी। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को और राकेश जी, हमें भी झारखंड दिवस और धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको तथा हमारे राज्यवासियों को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आज सीधे मुद्दे पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं इस सेगमेंट में हम लोग मुद्दे से संबंधित चर्चा करते हैं। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है झारखंड राज्य, क्योंकि आज 15 नवंबर सन 2000 को आज ही के दिन एक अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव, मतलब एक झारखंड एक अस्तित्व में आया, एक अलग राज्य के रूप में बिहार से अलग होकर, जो कि बिहार का 45% हिस्सा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड और 55% हिस्सा वो आज का बिहार बचा। तो चलिए अब हम लोग झारखंड पर कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सवालों को ले। इससे पहले इस दिवस के बारे में, झारखंड दिवस के बारे में राकेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। आज जो है झारखंड का लगभग 20वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, और लगभग नहीं 20वां एनिवर्सरी है। जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ और यहाँ की जनता के उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर यह राज्य अपने प्रबंधन का कितना उपयोग कर पाया, अपने जो रिसोर्सेस का कितना % उपयोगिता दे पाया, ये यहाँ के राज्य
के नागरिक जो हैं इस चीज़ को महसूस करते हैं। और कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि अभी झारखंड राज्य की जनता राज्य के गठन होने के बाद बहुत ही असंतुष्ट है, ताकि इनकी जो उम्मीद रहा, आकांक्षाओं रहा इस पर सरकार जिसकी भी पार्टी रही, जिसकी जो भी सत्ता में रहे, वो यहाँ की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। तो चलिए अब सीधे, हाँ मैं भी मानता हूँ ऐसा कि झारखंड बनाने का जो मकसद था, जो मूल मकसद रहा है, हम लोग कहीं न कहीं उसमें पीछे रहे हैं क्योंकि एक अलग राज्य की जो बात थी, आखिर ऐसा क्या था, जो क्या हुआ या क्या होना चाहिए था जो बिहार में नहीं हो रहा था? संयुक्त बिहार में नहीं हो रहा था। क्यों झारखंड राज्य की एक अलग राज्य बनाने बनाने की ज़रूरत आन पड़ी? तो चलिए राकेश जी, आज का हमारा जो पहला सवाल है, सवाल यही है कि आखिर झारखंड एक अलग राज्य, ये सोच आखिर क्यों आई? आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी? ऐसी क्या वजह थी? क्या जो हमारी आवश्यकताएँ थी इस क्षेत्र की जो एक संयुक्त बिहार में पूरी नहीं हो रही थी, जो जी। झारखंड बनाने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो उसके चलाने के तरीके होते हैं यूनिटी सिस्टम और फेडरल सिस्टम है। और जो यूनिटरी में होता यूँ है कि जो जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल सिक्योरिटी जितने भी रिलेटेड होते हैं वो सेंटर के हाथ में होते हैं। और जो फेडरल जो है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट्स का सेपरेशन होता है, पावर का सेपरेशन होता है। और वहाँ पर शक्तियाँ विभिन्न स्तरों पर बटी हुई होती है। जी। और फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते यहाँ पर जो एक जो जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है, उसमें हम देखते हैं कि रीजनल कॉन्सियसनेस आता है। और इसके वजह होता है कि किसी राज्य या किसी स्थान के नागरिकों द्वारा वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक संरचना, सोशल ऑर्डर को संरक्षित रखने के लिए जो भावना को लेकर जो चेतना आती है वो रीजनल कॉन्सियसनेस है। और वो चीज़ दक्षिणी जो बिहार था उस समय का, वो यहाँ के लोगों में देखा गया। क्योंकि जिस समय उत्तर बिहार की अपेक्षा में दक्षिणी बिहार के जो नागरिक, जो खासकर जो ट्राइबल्स थे, इसके साथ-साथ में और भी लोग थे, वो उनकी तुलना में यहाँ पर कम समृद्धि और विकास होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि यहाँ के लोगों में ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राजनीतिक पावर है, जो अपने क्षेत्र के लिए उपयोग कर सके, ऐसी जो एम्बिशन है, यहाँ के नागरिकों में आई। और उसके कारण अगर हम इसको देखते हैं कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ऐसे कई इसके जो कारण है कि जो इसका ज़िम्मेवार रहा है। और सबसे बड़ा इसमें तात्कालिक कारण जो रहा उसमें तो सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एक अपना डिप्लोमेसी होता है उसकी वजह तो रहा ही। लेकिन साथ-साथ में जो कल्चरल जो फैक्टर है ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा। क्योंकि उसमें जो रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं तो इसमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में तुलनात्मक रूप से दक्षिणी बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यही जो बात थी कि यहाँ के लोगों में एक सेपरेट स्टेट की माँग उठती है। जी, राकेश जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि समृद्धि उत्तर बिहार दक्षिणी दक्षिणी बिहार की अपेक्षा ज़्यादा समृद्ध था। यदि हम बात करें एजुकेशन की, हमारे पास नेतरहाट जैसे उम्दा विद्यालय थे, तिलैया सैनिक स्कूल था, आईएसएम था, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। उसके अलावा हमारे जो बोकारो, स्टील सिटी बोकारो, जमशेदपुर, रांची और धनबाद कोल माइंस के रूप में, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी, हमारे पास रही। उसके बाद तो औद्योगिकीकरण रहा, शिक्षा की भी व्यवस्था जो कि उत्तर बिहार की अपेक्षा यहाँ पर बेहतर दिखती है, जान पड़ती है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं, समृद्धि जो उत्तर बिहार में रही, वो यहाँ दक्षिण बिहार को नहीं मिल पाया। ये आप ऐसा नहीं लगता कुछ विरोधाभासी सा है? एक ट्राइबल्स अगर आप जैसे सोशल एजुकेशन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ के ट्राइबल्स में यहाँ की एससी एसटी माइनॉरिटीज जो है, यहाँ के जो बैकवर्ड सोसाइटीज हैं, अगर उनके सोशल एजुकेशन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ के जो साक्षरता दर क्या रहा है यहाँ की महिलाओं में, ट्राइबल्स महिलाओं में, वहाँ के जो माइनॉरिटीज में, यहाँ के जो निचली जो झारखंड है वो अभी भी उसका लिटरेसी रेट क्या रहा है और जो पलायन क्या रहा है, तो इन सारी को आप देखते हैं
तो जो यहाँ पर जो आप जिन इंस्टीट्यूशन का नाम गिना रहे हैं, ये क्या इसका लाभ यहाँ के जो ट्रैवल्स लोग थे, क्या वो ले पा रहे थे? क्या यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, क्या उसका उनके हित वहाँ पे सध रहे थे? तो इन सारी चीज़ों से हम देखते हैं कि जितने भी जो आईआईएम धनबाद की बात कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें वे लोग डिप्राइव्ड थे, जो माँग उठा रहे थे और कारण यही रहा इसमें कि झारखंड यहाँ पर अभी अगर एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अगर रिपोर्ट की अगर मैं बताऊं तो 5 राज्य खासकर जिसमें कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ऐसे जो हैं, जो कि भारत के जो रेवेन्यू जो सोर्स है उसमें 72% का योगदान है। लेकिन जी वहां पर बिल्कुल। सोशल इंडिकेशन को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, जो न्यूट्रिशन को देखते हैं, तो झारखंड, उड़ीसा और ये जितने भी ये ट्राइबल्स स्टेट रहे हैं, इनकी स्थिति क्या रही है? तो ये जो असंतुष्टि का कारण रहा कि ये ऐसे डिमांड और अपनी जो इंटरेस्ट को जो पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों में ये बातें उठती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसमें ट्राइबल्स ही रही हैं, जो स्थानीय लोग यहाँ पर जो मिक्सर जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने समान रूप से मांग को उठाया है। हाँ, ये बात अलग है कि जो इसमें ट्राइबल्स थे, वो काफी एग्रेसिव रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन्हीं का इसमें जो मार खा रहा था। जी, तो कहीं आप आंतरिक उपनिवेशवाद की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? अगर अभी वर्तमान की अगर कंडीशन को हम लोग अगर इस पर चर्चा करेंगे, तो जिस प्रकार से झारखंड में आप देखते हैं कि लगभग 218-20 के आसपास यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं। लेकिन जी। यहाँ के लोगों का जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो सोशल एजुकेशन में जो बार-बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ के ट्राइबल्स में जो उसका लिटरेसी है, इनकी महिलाओं की कंडीशन क्या है, माल न्यूट्रिशन की समस्या है, स्टंटिंग की समस्याएं हैं। तो इन लोगों ने इन चीजों को देखते हुए, जबकि इतनी झारखंड की धरती को रत्न गर्भा कहा जाता है और ये पूरे भारत का लगभग 40% रिसोर्सेस जी, जो 40% रिसोर्सेस। हाँ, तो यहाँ पर उपलब्ध है, फिर भी ये राज्य की कंगाली क्यों है, ये असंतुष्टि क्यों है? ये पर कारण ये रहा कि यहाँ के लोगों के जो संसाधन रहे हैं, जो रिसोर्सेज रहे हैं, उसको उपयोग किया गया, लेकिन यहाँ के लोगों को लाभ नहीं दिया गया, जिसका कारण ये चीज रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि आंतरिक उपनिवेश, बिल्कुल जिस प्रकार से जो रेवेन्यू झारखंड से जितना केंद्र को मिलता है, उसके तुलना में ये जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अगर वो मिलता तो अभी भी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, इस बात को कई बार उठा चुके हैं कि केंद्र कई इन्हें बार ये बहुत सारे पैसा को उठा चुके हैं। नहीं दे पा रही है। तो ये यहाँ पर अभी बिल्कुल ये आपने सही कहा। जीएसटी का मामला भी कुछ चर्चा में था हाँ, अभी। हाँ, वही एलोकेशन ऑफ जो रेवेन्यू को हाँ, लेकर था। तो इसमें बिल्कुल बातें ये चीज सही है कि यहाँ पर एक झारखंड को एक उपनिवेश बनाकर अन्य राज्यों के लिए एक इसको वैसे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है कि वहाँ के संसाधनों को प्रयोग करो, अवसर अपॉर्चुनिटी को इसका लो और आखिर झारखंड के लोग को आखिर इग्नोर करो अंत उसमें। में हम आपसे बात इस पर पूछेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है? जहाँ तक मैं देख पाता हूँ कि यदि हम हम्म, संयुक्त बिहार की बात करें, तो आज का जो बिहार का क्षेत्र है, उसके पास लगभग 40 लोकसभा सीटें हैं और हम्म, जो झारखंड है, उसके पास मात्र 14 लोकसभा सीटें हैं। क्या केंद्र हम्म। को या केंद्र की सरकार को जो क्षेत्र जितना ज़्यादा प्रभावित करेगा, बजटरी एलोकेशन उसी हिसाब से तय होंगे या होते हैं? इस हाँ, पर क्या एक्चुअली कहेंगे? ये जो जो एमपी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एरिया होते हैं, वो सीधे पॉपुलेशन पर डिटरमाइन होता है। तो जी, अभी बिहार का देखेंगे तो उसका लगभग 10 लाख से ऊपर है उसकी आबादी, और भारत का लगभग ये 10 सॉरी जो करोड़ 10 झारखंड का करोड़ है। से लगभग 12 करोड़ के हाँ, आसपास है। हाँ, और झारखंड का है तो इसमें कितना होता है, 3 3 करोड़ करोड़ कुछ है। 29 लाख, कुछ 30 लाख लगभग आ जाते हैं, तो उसके तुलना में काफी कम आ रहा है। तो ये यहाँ पर जो एमपी सीट है, इसमें देखने को मिलता है। जी, चलिए अब चलते हम लोग इस शो के अगले सवाल पर। ये कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं आपकी सवाल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी। तो अगले सवाल पर चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, एक अलग राज्य बनाने के बाद, जब झारखंड एक अलग राज्य बन गया, आज हम लोग 2 दशक गुज़ार चुके हैं। शायद स्कूल हुँ, में रहे होंगे हम लोग, आप भी मिडिल या प्राइमरी स्कूल में, हुँ, तब झारखंड बना। एक अलग झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? झारखंड राज्य के रूप में और यहाँ के समाज के रूप में और प्रति व्यक्ति
उनके जो सामाजिक और आर्थिक है हित कैसे प्रभावित हुए? क्या उन पर कितना सकारात्मक और नकारात्मक कैसे प्रभाव पड़े? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं आपने सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति की बात उठाई है यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि जो झारखंड के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ है, अपॉर्च्युनिटी है, इस पर किन लोगों का पार्टिसिपेशन है। झारखंड में तो रत्नगर्भा कहा गया, यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री लगे हुए हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस बैठे हुए हैं। तो क्या ये लोग ईमानदारी पूर्वक जो झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, उनके बेहतरी के लिए क्या अपॉर्च्युनिटी दे पाएँ? और उनके लिए जो एक सीएसआर का कांसेप्ट जो है, क्या उसकी उपयोगिता ये तो बहुत पहले से चली आ रही है और इसके कॉर्पोरेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ। जी। और इसी चीज़ को पहले जो सन ऑफ सॉइल के फ़ॉर्मूला के नाम से जाना जाता था, जो कि यूरोपीय कंट्री से ये चीज़ चली आ रही है और अभी विश्व के हर क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए, ये झारखंड के लोगों के लिए ये क्या उसकी सशक्त माध्यम क्या हो सकता है यहाँ पर? जबकि जिस प्रकार से आज 20 साल हो चुके हैं, जिस प्रकार से यहाँ की जो ये नागरिकों के उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर ये स्टेट कितना खरा उतर पाया है, मैं समझता हूँ कि आज भी जो लिटरेसी रेट है, जो आज भी स्टंटिंग की समस्या है, माल न्यूट्रिशन की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, ये बहुत सारे भी झारखंड में व्याप्त हैं। तो इसके रोजगार की जब समस्या है। हाँ, जो पलायन की समस्याएँ हैं, नक्सलवाद की समस्याएँ हैं, ऐसे कुछ जो कोर समस्या हैं, इस पर सेंट्रल और स्टेट मैनेजमेंट किस तरह से वो एक्ट कर रही है। तो ये यहाँ मैनेजमेंट पर इस एक बात और मैं टोकना चाहूँगा, सेंट्रल और स्टेट मैनेजमेंट की बात आप इस ढंग से भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि बीएसआरटीसी का आज तक बँटवारा नहीं हो पाया, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसका कहा ये तो जाता है कि इसका इंटर पूरी तरह से बँटवारा नहीं हो पाया अभी तक। ये मैनेजमेंट को आप इंटर ये लैक ऑफ जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से नहीं जी, हो पाया और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जिस एमयू होते हैं झारखंड में जितना हुए हैं या हो रहे हैं या जितने पर यहाँ पर कंपनियां कार्य कर रही है यहाँ से जितना रिसोर्स जा रहा है उसके जितने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्या यहाँ के नागरिकों उस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं क्या इनके पक्ष में इस नीति को बनाई गई है कि स्थानीय लोग यहाँ के जो है वो अपॉर्चुनिटी का बेहतर लाभ उठा सकते हैं एजुकेशन का उठा सकते हैं जिनका हेल्थ एजुकेशन अच्छा हो सकता है सामाजिक आर्थिक और जो सांस्कृतिक पक्ष हैं उसको ये बेहतरी के लिए उस पर आगे बढ़ सकते हैं क्या इंडिपेंडेंट है तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जस्ट आपने पहले कहा था क्या इसे आंतरिक उपनिवेश बना दिया गया है तो इन बातों पर यहाँ पर आप जब इसकी गहराई से जब देखते हैं तो ये स्पष्ट बातें उसकी जो धूमिल रहती है वो साफ होने लगती है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड में जब राज्य का जब गठन हुआ तो ये यही था कि यहाँ के जो नागरिक है यहाँ के ट्राइबल्स हैं यहाँ के माइनॉरिटीज हैं यहाँ के बैकवर्ड सोसाइटीज हैं इनके इंटरेस्ट को कितना फॉलो किया गया पहले संयुक्त बिहार में अब जो यहाँ पर बन चुके हैं तो इनके लिए प्रोग्राम और पॉलिसी और यहाँ के राज्य के एजेंडा में क्या शामिल है तो ऐसे में हमें एक बहुत बड़ा एक मॉडल याद आ रहा है कि जो कि अभी पूरे भारत में डाइवर्सिटी मिशन के नाम से जाना जाता है अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि झारखंड में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से झारखंड के लोगों ने अगर सशक्त नहीं हुआ तो इसके पीछे कारण हुआ कि जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग है कंपनियां है कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं इसमें झारखंड के ट्रेवल्स एससी एसटी ओबीसी कितने बिल्डर्स है यहाँ पे इनके जो संसाधनों पर कितना प्रतिशत ये इनका जो पार्टिसिपेशन है अगर ऐसे में नहीं हो पाता है तो क्या झारखंड के लोग समृद्ध हो पाएंगे कभी नहीं हो पाएंगे तो एक जो न्यू मॉडल जो है डाइवर्सिटी का झारखंड में लागू होना चाहिए जैसे कभी हाल ही में हेमंत सोरेन की सरकार ने 25 करोड़ तक एससी एसटी को जो कॉन्ट्रैक्टर में वो देने का शामिल किया है तो ऐसे जी, में जी, एक हाँ। बहुत अच्छा कदम है ये तो यहाँ पर भारत अफर्मेटिव में एक्शन प्लान जैसा कुछ झलक दिखती है इसमें। ये वही डाइवर्सिटी है और जी, अब जैसे कि आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हुँ, डाइवर्सिटी जो पहले 2002 में संभवतः ये एमपी में दिग्विजय सिंह की सरकार थी उन्होंने लागू किया था फिर यूपी में मायावती की सरकार ने लागू की और इसके बाद जो अभी देख रहे हैं राज्य झारखंड में इन चीजों को उन्होंने घोषणा की है और ऐसे कई जो इलेक्शन एमपी की जो होते रहते हैं तो उसमें भी डाइवर्सिटी के एजेंडों को शामिल किया जाता है उसमें अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है तो ऐसे में जी, अगर झारखंड की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से वहां के लोगों को सशक्त करना है तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को लागू करना होगा
और जिसका परिणाम होगा कि यहाँ के जो लोग हैं, ट्राइबल्स के मेजोरिटी लगभग जो ये पॉपुलेशन है ये 30% के आसपास, 39-40% है। सॉरी 40% के आसपास होगी। हाँ, 35 मतलब ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर, और 35% जो है यहाँ पर ओबीसी है। तो अगर उस रेशियो में अगर इनको डाइवर्सिटीज यानी कि रिसोर्स पर जो फील्ड मीडिया ठेका पार्किंग से लेकर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जितने भी जो माइनिंग में जो ट्रक चलते हैं, अगर उसमें वहाँ के लोगों को ट्रक देकर सरकार उनको इस अर्थव्यवस्था में शामिल करती है, तो ये तो उनके बीच में एक्चुअली एक कल्याण मंत्रालय की ओर से काम भी किया गया था, जो स्टार बसेस दिए गए थे ट्रांसपोर्ट में, लेकिन हाँ, हालांकि वो उसके लिए कुछ रंग का मैकेनिज्म नहीं था जो उसको कर सके। तो राकेश जी, हम बीच में आपको टोके, सबसे बड़ी बीच में आपको टोक रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा खींचेगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वीडियो देख रहा है कुछ प्रतियोगी छात्र भी देखते हैं। हम लोग भी प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े रहे हैं और जुड़े हैं अभी भी। तो अब जैसे जेपीएससी भी आने वाली है, ऐसे में जैसे अब मेंस के लिए एक सवाल बन सकता है कि झारखंड अलग हुए, एक झारखंड राज्य बने, 2 दशक हो चुका, तो इसके लिए एक समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए कि इसमें क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा यहाँ के समाज पर, या फिर यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर। 2-3 पॉइंट करके आप इस पर कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर इसमें अगर समालोचनात्मक बोल रहे हैं इसमें, तो ये हम देखते हैं कि 2 दशक में झारखंड पहले के मुताबिक वृद्धि तो किया है। तो यहाँ के लोगों को अवसर जो मिले हैं तुलनात्मक रूप से पहले से ज्यादा मिले हैं, से बेहतर लेकिन है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, क्या यहाँ के लोग उसके जो यहाँ के जो जिनमें लोग हैं उनको मिल पाया है? क्या यहाँ के लोग जो यहाँ के सन ऑफ सॉइल है, हाँ, जो झारखंड में जो खासकर अगर झारखंड के लोगों को अगर ये जो बीड़ी पत्ता जो तेंदू पत्ता होता है और भी जो केवल जो लाह पत्ता के सीमित कर दे, बीड़ी मजदूर और ये पत्ता चुनने वाले लोग, हाँ, तो अगर वहां तक अगर सीमित कर देते हैं इन बातों को, तो ये नाइंसाफी होगी। आप जो बिल्डर बन रहे हैं, जो रांची में, बोकारो में, टाटा में जो बड़े बड़े अरबों के जो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, क्या वहां पे बिल्डर ये लोग यहाँ के शामिल हैं? क्योंकि वहां पर अरबों का होता है, डाइवर्सिटी का पार्टिसिपेशन ही वही होता है उसमें। अगर आप जैसे कि अमेरिका का अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम देखते हैं और उसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है। इसको उसके अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को के तौर पर जो डाइवर्सिटी है इसको लागू करके अगर यहाँ पर नीतियों को, एजेंडों को अगर लागू किया जाता है, तो इसमें संभवतः जितने भी झारखंड में जो नकारात्मक बातें हैं वो सभी सकारात्मक में परिवर्तन होने लगेंगे। तो ये यहाँ पर लोगों को डाइवर्सिटी मिशन के तौर पर यहाँ पे उनको शामिल करने चाहिए। जितने भी यहाँ पर है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर जो ठेका पार्किंग मीडिया जितने भी और जो साधन है, अपॉर्चुनिटी के साधन है, उसमें उनको देना होगा, संख्या अनुपात में देना होगा। नहीं तो ये आज भी क्या 2 दशक हुआ है, अगर या फिर वो माहौल बनाना होगा, वो अवसर पैदा करना होगा ताकि वो एक कम्पीट कर सके। 2006 में एक जो सवाल उठा था, मनमोहन सिंह की जो केंद्र में सरकार थी, तो उन्होंने जो कहा था कि संसाधनों पर पहला कब्जा किसका, तो उन्होंने वहां पर जो सचर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर कहा था। लेकिन आप जो झारखंड में देखते हैं, तो झारखंड के संसाधनों पर पहला कब्जा किसका होना चाहिए, अवसर किसको मिलना चाहिए, यहाँ की अपॉर्चुनिटी पर। तो झारखंड के लोग निश्चित रूप से, जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हम किसी के राज्य को पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा संविधान है उसके दायरे में रहकर यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट तो किया जा सकता है। क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ का जो सामाजिक है स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, वो काफी वल्नरेबल है इस मामले इसी को आधार बनाकर झारखंड तो अलग हुआ था, लेकिन 2 दशक में इसको कितना बेनिफिट मिला, यानी कि जो कंडीशन वो था। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ के राजनीतिक जो सत्ता में बने रहने वाले जो हैं लोग हैं, ये उनका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और जो राज्य का जो इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत स्वार्थ और राज्य के हित में बैलेंस बनाकर नहीं, अपनी राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर राज्य हित में काम करना होगा। नहीं तो ये 2 दशक बीते हैं, ये अगर उसमें 50 दशक भी बीत जाएंगे तो झारखंड की स्थिति वही रहेगी तुलनात्मक रूप से। तो ये कंडीशन बहुत बुरा है। सबसे बड़ी जो लैक ऑफ जो मैं जहां तक इसमें एक सकारात्मक पक्ष झारखंड के रूप में देख पाता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में,
पिछले पिछले विधानसभा चुनाव में ये चीज स्पष्ट होकर आई है कि भारत में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जनसंख्या के दम पर, आदिवासी वोटर्स के दम पर सरकार बनाई जा सकती है और उसके दम पर सरकार चलाई भी जा सकती है। तो ये एक ऐसा यहाँ का जो नेतृत्व है उसको वो अवसर प्रदान करता है कि आप देश की जो तमाम जो ट्राइब्स हैं उनकी आवाज बन सके। सबसे पहले अगर झारखंड का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए झारखंड में जो ट्राइबल्स पार्टियां रही हैं इनका परसेंट कितना है, 27% के आसपास है। लेकिन आपके पास जो रहता है वो लगभग 70% से ऊपर तो यहाँ के स्थानीय जो अदर जो नॉन ट्राइबल हो जाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए राजनीति करना बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि संख्या कम है, साथ साथ में जो नेतृत्व क्षमता तो बहुत बेमिसाल है, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसका दुर्भाग्य झारखंड को भुगतना पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, झारखंड एक अलग राज्य बनाने का जो मकसद था, आखिर एक राज्य बना, 2 दशक बीते, यदि आपको नंबर देने की बात आ जाए, भाई 10 में से कितना नंबर देंगे, वो मकसद कहां तक पूरा हो पाया? ये तो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें बहुत भूख लगी है और जो मुझे खाने की क्षमता जो 6 रोटी है, तो आप आधी रोटी खिला के कह रहे हैं कि आप कितना संतुष्ट हैं खाने से। कितना संतुष्ट तो है, बिल्कुल। सवाल तो कुछ जस्ट ऐसा ही है, तो मेरा लेकिन क्या करें, मेरा ऐसा ही है। तो यहाँ पर नंबर देने से नहीं सर, नंबर देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर बिल्कुल एक वोकल, मैंने एक आपको पूरी तरह से, हाँ, यहाँ पर बिल्कुल आलोचना करना पड़ेगा जो सत्ता में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिसका परिणाम जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइकुनाज जो रहा है, जो झारखंड को अभी तक पीछे करके रखा हुआ है। अगर झारखंड को आप देखते हैं कि झारखंड भारत ने विश्व में एक जो यहाँ के जो लौह अयस्क रहे हैं, कोयला रहे हैं, ये पूरे विश्व में जाना जाता है। और इसकी दुर्गति यहाँ की जो लोग, यहाँ की जो आदिवासी जो बालाएं हैं, भात भात करके मर जा रही हैं। एक संतोषी यादव को मैं जो संतोषी जो ट्रैवल्स मिल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये स्थिति यहाँ की है, यानी कि लैक ऑफ जो मैनेजमेंट है यहाँ पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है, जो पॉलिटिकल आयरन विल की कमी रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संतोषी के बाद जो बोले उसको आप फिर से दोहरा सकते हैं क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो झारखंड जो है, जो कोयल माइनिंग के लिए या फिर लौह इस्पात के लिए पूरे विश्व में स्थान रखता है, और कि वहाँ की उस प्रदेश की जो बच्ची है वो भात भात करके मर गई। तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और ये तो एक भात भात करके मर गई। आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के जो सो कॉल्ड पॉश इलाके हैं उस कोठियों में जाइए और वहां काम करने वाली छोटी छोटी बच्चियों को देखिए, आपको एहसास होगा, शक्ल देख कर ही कभी कभी आत्मग्लानि होता है कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं इनके लिए। देखकर मैं मुखर्जी नगर में कई बार देख चुका हूँ कि आदिवासी लड़कियां हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, जो कि मतलब अंडर एज है, जो काम करने के लिए भी नहीं है वो सक्षम। ये समस्या में होना चाहिए, घरों में होना चाहिए। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो समस्या है आदिवासी क्षेत्रों में एक बहुत ही बड़ी समस्या। खैर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किसी और सेक्शन में इसको कवर किया जाएगा, किसी और वीडियो में, फिर एक हम लोग अलग चला जाएंगे। तो जहां तक है कि झारखंड राज्य अलग बनाने का जो मकसद था, तो इसको थोड़ा और बेहतर से क्लियर करने की जरूरत है। आखिर कहाँ, क्या हम इस पर किस ओर जा रहे हैं? आप झारखंड को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है डाइवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पे जितना भी माइनिंग को देख रहे हैं आप, यहाँ पर कॉर्पोरेट को देख रहे हैं, ये सारे के लोगों को यहाँ पर डाइवर्सिटी लागू करके यहाँ के स्थानीय लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, इनका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। नहीं तो कंडीशन 2 दशक बीत चुके हैं, ये 50 दशक बीतने के बाद भी इनका कंडीशन वही का वही रहेगा। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, यहाँ के SC ST OBCs हैं, जिनके जमीन जा रहे हैं, लीज पे जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पट्टे जो उसका जो कंपेंसेशन दिया जाता है, लेकिन वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसमें जो स्वामित्व में जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसमें नहीं हो पा रहा है।
तो कंडीशन क्या रहेगा कि वही ढाक के 3 पात वाली कंडीशन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जरूरत है कि डाइवर्सिटी को हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें लगाकर ये पूरी तरह से यहाँ के लोगों के हित को पूरी इंटैक्ट की जाने की कोशिश करनी चाहिए। आप इस चीज को देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं पूरे, अगर हम उसको देखें तो मात्र 2% से ज्यादा अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है। नहीं करा बाकी जो पा रहा है, होता है इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो लगभग 92% के आसपास है। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो इनफॉर्मल सेक्टर में है। अगर वहां पर आप इनकी अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन यही होगा कि वो जहां स्थिति इनकी बनी हुई है वहां इनकी बनी वही रहेगी, बनी रहेगी क्योंकि सबसे और बड़ी है बद जो, से हाँ, बदतर होती जाएगी। हाँ। अब सबसे बड़ी बात कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर कॉजेज रहे हैं कि जो रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट की जो बात होती है, जो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है जिसमें कि जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो उसमें क्या इस चीज को देखा जा रहा है? उस चीज को फॉलो किया गया? अगर नहीं किया गया तो जिसका परिणाम हुआ कि आज जिस पर हम लोग जिसकी कमियों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि जितने भी झारखंड में अवसर और अपॉर्चुनिटी है, जो संसाधन है, उस पर यहाँ के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लेकिन सवाल है कि वो कैसे की जाए? उसका एक जो मॉडल है वो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी जो है ये खासकर ये आप जानते हैं कि ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में इन चीजों को जो मानवर जो एच.एल. दुसाद हैं, फिर चंद्रभान प्रसाद हैं, और इसी संबंध में झारखंड का जो सशक्त और समृद्ध झारखंड कैसे बनेगा, इस विषय पर डॉक्टर विजय कुमार तीसरन ने एक बुक लिखी हुई है। खासकर वो जो प्रतियोगी है या फिर जो भी पॉलिटिशियन है उनको भी पढ़ने की जरूरत है कि झारखंड में जो 21 सूत्रीय एजेंडा उन्होंने दिखाया है कि कैसे इस एजेंडा के माध्यम से विजय कुमार त्रिशरन विजय कुमार त्रिशरन पेशे से चिकित्सक हैं और जिन्होंने ये सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर लगभग 35 से ज्यादा उन्होंने अधिक किताबें लिख चुके हैं। तो ये बिल्कुल जो प्रतियोगी परीक्षा है या फिर जो और पॉलिटिशियन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस बुक्स को पढ़ने की जरूरत है। तो राकेश जी, आज चूंकि झारखंड दिवस छिके तो आज कम से कम अपन भाषा में थोड़ा संबोधन हो जाए। लास्ट में अंत में संबोधन अपने भाषा में होवे तो ज्यादा बेहतर है, काहे कि झारखंड बनावे में सबसे बड़ा जो अहम योगदान रहल है वो यहाँ के जो स्थानीय भाषा और स्थानीयता के लेके एक सबसे बड़ा मुद्दा यह चले। तो राकेश जी, अंत में 2 शब्द अपन भाषा में। हाँ बिल्कुल। आप बहुत बढ़िया बात कही थी, क्योंकि कोई भी जहाँ भी दुनिया में क्रांति होल है या फिर अपन राइट के डिमांड अगर उठल है तो अपने संस्कृति और भाषा से ही उठल है। और ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारक रहल है जो सांस्कृतिक पक्ष है, वही तो यूनिटी जो अहम भाव जो ये विनेस की फीलिंग देता है। जैसे इसमें है कि अपना रक्त से भी मजबूत संबंध जो संस्कृति की जो सूत्र है, वो भाव है, वो हमें प्रदान करता है। तो मने अपन परिवार में एगो बांग्ला भाषी होवे पारा, हिंदी होवे पारा, लेकिन यदि 2 गो बांग्ला भाषी और 2 खोरठा भाषी आपस में मिल जाए तो वो दोनों में जे मतलब एक बनते जे रिलेशनशिप बनते डेवलप होते वो रिश्तेदार खून वाला रिश्ता थोड़ा मुश्किल होवे छे। हाँ बिल्कुल, यही तो फीलिंग है इसमें। यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप रोज जरी थी कि हम तो जो पलामू से इधर झारखंड वाला एरिया से यहाँ पर मगही चला भाषा हमारे भाषा के जरूरत समझे ही हो गई। जो ये तो बहुत पुराना एक इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा बात गांव घर में चला कि आखिर झारखंड कब तक विकास करता है या ऐसे कछुआ के चाल से कब तक चले रहता है। एकरा कोई सही ढंग से कोई एक सशक्त नीति और जो एजेंडा है कहे ना वो प्रयोग कर रहा थी सब। तो ऐसे कई तरह के सवाल जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मैं जाता हूँ घर, तो उस समय ये प्रश्न सुनने को मिलता है। यानी कि जो यहाँ के जो जन्मजात गुण है, जो एक नेतृत्व क्षमता जो पलामू जो झारखंड में देखते हैं कि स्थानीय लोगों में, वो उसका जो भान होता है वहाँ के स्थानीय नागरिक जो वहाँ पर हल जोतने वाले हैं, वहाँ के जो दुकान चलाने वाले हैं, वहाँ के जो साथ में जो कृषि कार्य में जुड़े हुए, उनकी बातों में, उनकी प्रश्नों में ये एक नेतृत्व की भास होता है वहाँ पे। जी राकेश जी, तब आज के लिए इतना ही। तो अंत में आपसे विदा लेना चाहेंगे और झारखंड के तमाम लोगों को
सभी अंगिका खोरठा ते बुझबे करे छे। तो अंत में इतने प्रणाम। आज भर इतने। मिले छी फिर अगला एपिसोड में।